Hello friend, welcome to our channel Ingate Adda. So this is the part 2 of the ESC question series of strength of material. अभी तक जो है हमने 11 वीडियो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट का कवर कर चुके हैं एंड एक क्वेश्चन सीरीज का वीडियो जो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का कवर हो चुका है। तो आप वो सब नहीं देखे हैं तो आप पहले इसी चैनल पे आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप पहले देख लीजिए। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है अपन क्वेश्चन नंबर 23 से देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा, दिस इज द क्वेश्चन जो 1997 में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो होता है और सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट्स सी द क्वेश्चन। A round steel bar of overall length 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, एक बार है जिसका ओवरऑल लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल पोर्शन 20 सेंटीमीटर ईच हैविंग द डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। नाउ अब बोल रहा है जो ये डायमीटर इसका वैरी हो रहा है 40 सेंटीमीटर, जो उसमें से कुछ पार्ट 20 सेंटीमीटर है एंड कुछ पार्ट 10 सेंटीमीटर। ये जो है 10 सेंटीमीटर डाया का है एंड ये जो है 8 सेंटीमीटर डाया का है। ओके, एंड ये हो गया रिमेनिंग 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड ये है 20 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, टोटल 40 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 10 टन, तो इस रॉड पे जो है टेंसाइल लोड लग रहा है 10 टन। 10 टन मतलब 10 इंटू 1000 दिस मच अमाउंट केजी। तो टेंसाइल लोड लग रहा है तो दोनों साइड में ऐसे लग रहा होगा। ओके, ठीक है। चलिए इसको पूछा क्या है, द इलोंगेशन विल बी, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा वो पूछा आपसे। ओके, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 जो वीडियो है उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो आप डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो वीडियो है पार्ट 8 वीडियो, उसमें जाइए और डायरेक्टली जो है आप जो है 36 मिनट पे चले जाइए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए हम फिर भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फिर भी सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो ये जो है स्टेप्ड बार का क्वेश्चन हो जाता है। स्टेप्ड बार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कट करना पड़ता है। तो इस ये जो दिख रहा है आपको, हम इसको दो पार्ट में कट कर लेते हैं। एक हो गया ये 10 सेंटीमीटर डाया का, दिस द 10 सेंटीमीटर। और इसका एफबीडी जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं, आइदर लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए या राइट से स्टार्ट कीजिए। तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लग रहा था, 10 लग रहा था। ठीक है, अब जब 10 लग रहा था तो इस पे जो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 10 लगेगा। ओके, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में पार्ट 1। फिर इसका जो है जो 8 सेंटीमीटर डाया का था उसको बना लिए। तो 8 सेंटीमीटर डाया का ये बार है। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों जो फेस था, ये दोनों फेस ज्वाइन किया हुआ था यहाँ पे। ये दोनों फेस यहाँ पे ज्वाइन था और इस फेस पे कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है। बट अभी जब इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक एक्सटर्नल लोड 10 मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक 10 लगा देते हैं। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई 10 हियर, इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दीज टू फेसेस, देन ये दोनों 10 10 कैंसल आउट हो जाएगा, आपको 0 फोर्स मिलेगा। तो अपने को पता चल गया इस फेस पे कितना फोर्स आएगा, 10। अगेन जो है इस पे भी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा देंगे, तो यहाँ पे भी 10 आ गया। ओके, 10 टन। ओके, दैट मीन्स 10 टन, और 10 टन आपको पता ही है 1000 केजी। ओके, नो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें इलोंगेशन कितना होगा, लेट अस सी। इसमें डेल्टा L1 इलोंगेशन होता है, इसमें डेल्टा L2 इलोंगेशन होता है। तो नेट इलोंगेशन जो होता है, नेट इलोंगेशन दैट इज नथिंग बट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है, डेल्टा L1 जो हो गया P L1 बाई A1 E1 प्लस P L2 बाई A2 E2, P L2 बाई A2 E2। ओके, P का वैल्यू अपने को पता है 10, 10 इंटू 1000, दिस इज केजी। 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000 केजी। ओके, P डिवाइडेड बाई एरिया, लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, एरिया कितना पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी डाया कितना इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर। और ई का वैल्यू कितना हुआ 2 इंटू 10 पावर 6। तो ई के टर्म में ही छोड़ देते अभी। यहाँ पे भी 10 इंटू
सेम फोर्स आ रहा, पार्ट 2 में भी वही फोर्स है, सीरीज में बार कनेक्टेड था, L2 20, एरिया π/4 इंटू 8 होल स्क्वायर इंटू ई। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक द कॉमन हियर, यहाँ से यदि कुछ कुछ चीज़ें कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा, देखिए 4/π इंटू ई, इतना आ गया कॉमन। चलिए अंदर का देख लेते पार्ट, 10 इंटू 1000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 इंटू 1000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, इसलिए आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ से देख लेते, ये 1000 जो है यहाँ पे 100 हुआ, सो दिस 100 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, इसको कैंसिल कर दिया मैंने, तो बचा कितना 4/π, और ई का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, 2 इंटू 10⁻6 आपको ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट कीजिए अब सारे वैल्यू सबको। तो यहाँ पे कितना बच गया था अभी, 2000 प्लस यहाँ पे कितना है 2 इंटू, यहाँ पे अब देख सकते 3 4 5, 2 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं 2 इंटू 10⁻6 को अंदर ही लेके चले जाते हैं। लेट अस सी, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ पे। 64 इंटू 2 इंटू 10⁻6, तो आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट होना चाहिए। फाइन, और आपको क्या निकालना वो आपको देखते रहना चाहिए। 2 से 2 गया, यहाँ पे 3 था, 3 0। ठीक है, तो ये 3 से ये चल गया, तो यहाँ पे बचा 3, 2 इंटू 10⁻5, 2 इंटू 10 ये गया। ठीक है, तो आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4/π, और यहाँ पे आ गया 1/10⁻3 बचा था 1000 प्लस यहाँ पे कितना बचा था अपना, ये 1/640। ठीक है, अब 4 को अंदर ले लीजिए, तो 1/π 4 में कॉमन यहाँ पे ले लिया, 25 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 160, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 1/10π, 1/25 प्लस 1/16। सो आंसर विल बी ए। क्लियर है, तो आपको थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, बट उसमें जितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो टाइम जो है दूसरे क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको सेव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या दिया हुआ है। कॉपर बार ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ, एक कॉपर का बार है जिसका लेंथ कितना आपको दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ। ओके, फिक्स्ड बाय मीन्स ऑफ द सपोर्ट एट इट्स एंड, तो एक कॉपर का बार ले लिया, ये दोनों साइड से जो है फिक्स किया हुआ है, दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, कॉपर का बार है ये। ठीक है, बोल रहा है सपोर्ट कैन यील्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो सपोर्ट है, कोई भी एक सपोर्ट को आप ऐसे मतलब मूव हो सकता है, कितना ये मूव हो सकता है, तो वो हो सकता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो बोला इसका टेम्परेचर जो है चेंज हो गया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। देन द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार, तो स्ट्रेस कितना, थर्मल स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, ये क्या है आपका थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किया हुआ है सॉम में, पार्ट 11, सॉम स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल का पार्ट 11 जो वीडियो है उसको देख लीजिए, वो आपको उससे तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे मैं यहाँ पे अभी अब सॉल्व करके बता देता हूँ। तो अपना जो थर्मल स्ट्रेस होता है, थर्मल स्ट्रेस जो होता है दैट इज नथिंग बट स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस होता है, स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है तो इसका इलोंगेट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना ये इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, तो एल अल्फा टी। ठीक है, एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एल का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर,
अल्फा का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 20 इंटू 10⁻⁻6 और टी है 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 50 इंटू 10⁻⁻3। दिस मच अमाउंट, या फिर आप बोल सकते हैं इतना अमाउंट जो है ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है। सपोज ये इतना है, मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻², दैट मीन्स 0.05 सेंटीमीटर। ये 0.05 सेंटीमीटर इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, बट ये कितना इलोंगेट हो पाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर इलोंगेट हो पाएगा। ठीक है, तो हम स्ट्रेन रेजिस्टेड कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन रेजिस्ट कितना हुआ, स्ट्रेन रेजिस्टेड इक्वल टू 0.05, ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, ओनली हो कितना रहा 0.01 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना था आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन रेजिस्टेड। फाइन, तो स्ट्रेन रेजिस्टेड में अपन लिख देते हैं यहाँ पे 0.05 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 25 इंटू ई 1 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0.04 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻6। सो इसको यदि सॉल्व करें आप क्या आ जाएगा, ये 0.04 को हटा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ये 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 से यहाँ पे गया तो ये बचा 4 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 यहाँ से आप देख लीजिए 1000 को आप लिख सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो आपको 40, ठीक है 40 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 और 160 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कहीं पे आपका एक जीरो मिसिंग हो रहा है, वो जीरो देख लेते हैं कहाँ पे मिसिंग हो रहा है। टेम्परेचर 100 था तो 100, तो आंसर जो आपका डी आ जाएगा 116 इंटू 10⁻²। सो आंसर विल बी डी हियर। ठीक है, तो 1600 होना चाहिए यहाँ पे। सो 100 4 0.04, तो 4 बाय 100 10⁻6, तो 2 यहाँ से गया आपका बचा कितना 4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 10⁻4 तो ये 400 1600, तो 16 इंटू 10⁻2 आंसर होगा। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन जो आप जो है इसका स्पीड यदि फास्ट लग रहा होगा तो स्लो करके देख लीजिए, या फिर स्लो लग रहा होगा तो इसको नॉर्मल स्पीड पे मत देखिए, 1.25 या 1.1 पे देख लीजिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप स्पीड बढ़ा के यूट्यूब पे देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन, a given material has a Young's modulus E and modulus of rigidity G। तो यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल रहा है, एंड पॉइजन रेशियो है 0.25। ठीक है, ई जी एंड म्यू। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन होता है E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ओके, अब बोला था और म्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.25। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपको E बाई जी का रेशियो पूछा है, यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनका रेशियो पूछा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो 2 इंटू 1.25 दैट मीन्स 2.5 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो यहाँ पे कम टाइम में आपको हो जाएगा, तो ये टाइम जो है दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला में लिखवाया है यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला, ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट, सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये फॉर्मूला के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल का पार्ट 7 वीडियोस, पार्ट 7 52 मिनट्स पे देख लीजिए, डायरेक्टली पार्ट 7 के डायरेक्टली 52 मिनट पे चाहिए आपको, ये सारे फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट वो देख लीजिए, साथ साथ रिवीजन होता रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 26, अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक प्रिज्मेटिक बार का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रिज्मेटिक बार मीन्स कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके, एरिया कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, जो एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है आपका। फाइन, इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड एज शोन इन द फिगर, ये सारे एक्सियल लोड आपको दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ पे 3000 लग रहा है, फिर 1 मीटर के बाद यहाँ पे 2000 लग रहा है, फिर 2 मीटर के बाद यहाँ पे इस डायरेक्शन में 10,000 लग रहा है, 5000 लग रहा है, ठीक है। तो पूछा पोर्शन बीसी पोर्शन बीसी जो है, पोर्शन बीसी उसमें एक्सियल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, फाइन। तो ऐसे यदि किसी भी पार्ट में आपसे पूछ दे स्ट्रेस वगैरह, तो कोई भी पार्ट में स्ट्रेस निकालने के लिए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसका एफबीडी पहले बनाते हैं। एफबीडी बनाना पड़ेगा, बीसी पोर्शन का एफबीडी बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका एफबीडी बना के इसको सॉल्व करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। और यदि आपको उससे पहले आप ये काम कर सकते हैं, आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 जो वीडियो होगा उसका डायरेक्टली 42 मिनट पे चले जाइए, 42 मिनट, ठीक है। तो 42 मिनट पे आप जाएंगे तो आपको स्टेप बार का ये जो है एफबीडी बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ, आप देख लें, 10 मिनट लगाए देख लें, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन जो है इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो इसका जो है अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बनाते हैं तो ए बी पोर्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी पोर्शन लेफ्ट साइड से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ए बी, ठीक है। ए पे कितना लग रहा था आपका 3000 लग रहा था, ये दिख रहा है 3000 लग रहा था, एंड ये लेंथ कितना 1 मीटर है। जैसे ही यहाँ पे आप 3000 लगाया, उसके बाद करना क्या, अपने को इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना है, Fx = 0। तो यहाँ पे 3000 जैसे ही लग रहा था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 3000 लग रहा होगा इंटरनली, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब बीसी पोर्शन पे आते हैं। बीसी पोर्शन पे अब जब पहुंच जाए बीसी पे, ठीक है, बीसी पोर्शन, अब क्या है, जो ये बी वाला फोर्स है, ए बी का बी वाला फोर्स एंड बीसी का बी वाला फोर्स, ठीक, बी वाला फेस, ये फेस और ये फेस यहाँ पे ज्वाइंट था, यहाँ पे ये दोनों फेस जो है ज्वाइंट है, और इस फेस पे कितना लग रहा है 2000। अभी जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे तो कितना लगेगा, अपने को 3000 मिलेगा, अभी 3000 मिलेगा इस डायरेक्शन में, बट इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद 2000 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन में 5000 लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें 2000 इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, चलिए, ठीक है। तो 5000 लगा दिया मैंने। अब जैसे ही 5000 लगाया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बैलेंस किया, Fx = 0, तो यहाँ पे भी 5000 हो गया, ठीक है। अब बाकी हमें चाहिए किसमें, बीसी पोर्शन में, तो बीसी का एफबीडी मिल गया, बाकी सब अपने को करने का जरूरत नहीं है। तो पूछा है बीसी इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल स्ट्रेस, तो बीसी में एक्सियल स्ट्रेस कितना होगा, एक्सियल स्ट्रेस इन बीसी दैट इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हुआ 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी सी हियर, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंशन, ये दिख रहा है आपको, टेंशन में फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंशन, ठीक है। सो दिस इज द ओके आंसर। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 27। Two wires of equal length are suspended vertically at a distance of 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, इसको सस्पेंड कर दिया गया, वर्टिकली इसको लटका दिया गया, ठीक है। एज शोन इन द अबव फिगर, देयर अपर एंड्स आर फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है टू द सीलिंग, व्हाइल द लोअर एंड्स आर सपोर्टेड अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बार। तो लोअर एंड जो है रिजिड हॉरिजॉन्टल बार से सपोर्टेड है, ये जो बार है ये आपका रिजिड है, दिस इज द रिजिड बार, मतलब इसमें बेंडिंग डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। रिजिड बार का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, देयर इज नो एनी डिफॉर्मेशन इन द रिजिड बार, ये हमेशा जो है ऐसे स्ट्रेट ही रहेगा, ओके। देयर लोअर एंड्स आर सपोर्टेड, ठीक है, रिजिड बार व्हिच कैरीज अ सेंट्रल लोड, यहाँ पे जो है सेंटर में एक लोड लग रहा है 1 टन एट द मिडवे बिटवीन द वायर। डिटेल्स ऑफ द टू वायर्स आर गिवन बिलो, दोनों वायर्स का जो ये वायर जो है 1 और 2, इन दोनों का डिटेल आपको दिया हुआ है। वायर 1 का जो है एरिया जो है 4 सेंटीमीटर है, 2 का एरिया 2 सेंटीमीटर। वायर 1 जो है कॉपर का बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है 2, दोनों का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा इन दोनों में इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन डेल्टा, यहाँ पे बोल सकते जो ये 1 जो है कॉपर का है, कॉपर, और 2 है स्टील का, स्टील, तो डेल्टा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ स्टील अपने से पूछ रहा है, ठीक है। डेल्टा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ स्टील पूछ रहा है, कॉपर बाय स्टील, ठीक है। अब बात ये है, जब ये दोनों वायर यहाँ पे रिजिड मटेरियल से फिक्स किया हुआ है, तो ये हमेशा जो है सेम अमाउंट में नीचे जाएगा, दैट मीन्स
अब क्योंकि ये रिजिड बार है, रिजिड बार है तो मतलब इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता तो ये ऐसे सेम ही जाएगा हमेशा, इलोंगेट होता होगा तो। अब ये यदि दोनों सेम जाएगा तो दोनों में इलोंगेशन, इसमें और इसमें दोनों में इलोंगेशन सेम होना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में इलोंगेशन सेम होना पड़ेगा। तो डेल्टा सी व डेल्टा एस इक्वल टू 1, दोनों में इलोंगेशन सेम होना पड़ेगा। बस यही है, डाटा से आपको कुछ भी यूज ही नहीं करना है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है बट एक लाइन में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो सॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो रिजिड बार से। रिजिड बार है, ये बेंड नहीं होगा, बेंड नहीं होगा तो दोनों में जो है इलोंगेशन सेम होगा। समझ पा रहे चीजों को? तो आंसर विल बी डी हियर, आंसर विल बी डी हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। See the question number 28. If A be the area of cross section of a bar, the gauge length for the measurement of ductility will be, the gauge length for the measurement of ductility will be, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है गॉज लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये जो है ऑलरेडी जो है हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो 4 जो है पार्ट 4 आप वीडियो का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 आप देख लीजिए और वहाँ से आपको ये वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, गॉज लेंथ का। तो गॉज लेंथ जो हम जनरली लेते हैं वो लेते हैं 5.65 रूट ओवर ए, ठीक है, कोडल प्रोविजन है ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये 5.65 रूट ओवर ए। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका मैच द फॉलोइंग से है, मैच द फॉलोइंग से है। डक्टिलिटी, अब देखिए यहाँ पे इसको इजी वे में कैसे सॉल्व करना होता है, हम पहले ये कोड पे चले जाएं। तो ए जो है ए, इसका क्या सब पॉसिबल है, ए का जो है 1 और 2 हो सकता है। ए में क्या क्या ऑप्शन है, 1 है और 2 है। तो हम डक्टिलिटी देखेंगे, डक्टिलिटी तो सबको हमें देखने का जरूरत नहीं है, 1 और 2 से चेक करेंगे कौन सा होगा। डक्टिलिटी का क्या दिया हुआ, फेल्योर विदाउट वार्निंग, ड्रॉन परमानेंटली ओवर द ग्रेट चेंज ऑफ द शेप विदाउट रप्चर, ड्रॉन परमानेंटली ओवर द ग्रेट चेंज ऑफ द शेप विदाउट रप्चर। तो डक्टिलिटी का यही मतलब था, डक्टिलिटी का मतलब था इसको लोड लगा के ये कितना ज्यादा आप इसको इलोंगेट कर सकते हैं, कितना इलोंगेट कर सकते हैं, स्ट्रेन का वैल्यू, जितना ज्यादा ये स्ट्रेन डेवलप होगा बॉडी में उतना ज्यादा वो डक्टाइल होगा, ठीक है। दैट मीन्स अ ग्रेट चेंज ऑफ द शेप हो सकता है, ग्रेट चेंज ऑफ द शेप मतलब ये बार था, इसको आप इलोंगेट किए जा रहे कितना इलोंगेट कर सकते, जितना ये इलोंगेट होगा उतना ज्यादा डक्टाइल होगा, ठीक है। तो ड्रॉन परमानेंटली ओवर द ग्रेट चेंज ऑफ द शेप विदाउट रप्चर, तो ए का 2 हो गया, तो ए का 2 मतलब सी एंड डी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, ओके। चलिए बी, अब बी का जो है 3 और 1 इन दोनों में से कोई एक होगा। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या होता है, फेल्योर जो होगा विदाउट वार्निंग, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल में जब फेल होता है तो कोई वार्निंग नहीं देता। वैसे थर्ड वाला देख लेते हैं, इसमें बी का 2 पॉसिबल था। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट अ हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, एनर्जी से तो रिलेटेड ही नहीं है ये ब्रिटलनेस, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 1। फेल्योर विदाउट वार्निंग, जो कोई भी मटेरियल जब ब्रिटल होता है तो वो सडन ब्रेक हो जाएगा, उसमें क्रैक वगैरह पहले डेवलप नहीं होगा, सडनली वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो बी का 1। तो अब क्या हो जाएगा, तो आंसर जो है डी हो गया, ये ए का 2 बी का 1। अब बाकी सब तो आपको देखने का जरूरत भी नहीं है बट फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। टेनेसिटी जो होता है, कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू कैरी द टेंसाइल फोर्स, कोई भी मटेरियल का टेंसाइल फोर्स कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो टेनेसिटी होता है, दैट मीन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। टेनेसिटी जितना ज्यादा होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। टफनेस, टफनेस जो है ऑलरेडी मैं वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। टफनेस क्या होता है, कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है जब फेल्योर होने से पहले, फेल्योर होने से पहले वो कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकता है, दैट मीन्स ये जो एरिया कितना ये कवर कर सकता है बिफोर फेल्योर, ठीक है। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट अ हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, ओके। सो आंसर विल बी डी हियर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये भी आपका पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे देखना करेक्टली नहीं पूछा, बोला कौन सा गलत है, नोट करेक्टली।
तो विस्को इलास्टिक मटेरियल, स्मॉल प्लास्टिक जोन, चलिए नहीं पता है अभी, चलिए बी पे चलते। स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट एट सम एज स्टेज। तो स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल क्या होता है, जिसमें लोड लगे तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताया था माइल्ड स्टील का, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपको स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, फाइन। तो स्टिफनिंग इफेक्ट हो रहा है, स्टिफ होता जा रहा है, स्टिफनिंग इफेक्ट एट सम स्टेज, सही है ये सही है, ओके। ऑर्थोटॉपिक मटेरियल, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन द थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डेफिनेशन है ये, बिल्कुल सही है। ऑर्थोटॉपिक क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट। आइसोट्रोपिक मटेरियल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों ओर का प्रॉपर्टी सेम, आइसोट्रोपिक होता है। ये तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। दिस इज द रॉन्ग आंसर। विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक क्या था, कोई भी मटेरियल जो इलास्टिक एज वेल एज प्लास्टिक दोनों बिहेवियर को शो करे। तो स्मॉल प्लास्टिक जोन नहीं, प्लास्टिक जोन भी सफिशिएंट होगा और इलास्टिक जोन भी सफिशिएंट होगा, उस मटेरियल को हम विस्को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन जो है ये गलत है, ये मैच जो है सही से नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक कंपोजिट सेक्शन शोन इन द अबव फिगर, तो ये कंपोजिट सेक्शन दिया हुआ है अबव फिगर, वाज फॉर्म्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये बनाया गया है, ठीक है। एंड वाज मेड अप ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी, दो मटेरियल है ए एंड बी, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, ओके। ए एंड बी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो बी से आपका ग्रेटर है, ठीक है। एंड देन द कंपोजिट सेक्शन इज हीटेड एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब बोला ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हीट कर दिया गया है, डेल्टा टी कितना, इसको 40 डिग्री सेल्सियस से हीट किया गया है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया टेम्परेचर में, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया। पहले 20 डिग्री पे था, 40 डिग्री है, तो मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, अब देखिए ये जो नीचे वाला बार है ये रिजिड बार है, रिजिड बार है, दैट मीन्स इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि ये डिफॉर्म ही नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि डिफॉर्म नहीं होगा, रिजिड बार है। तो मेन क्या है, ए एंड बी में चांसेस है चेंज होने का, ठीक है। तो ए जो है कितना इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, अल्फा एल अल्फा ए इंटू डेल्टा टी, एंड बी कितना करेगा, एल अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब अपने को पता है अल्फा ए ग्रेटर है, अल्फा ए ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए जो है, ठीक है, ग्रेटर देन डेल्टा एल बी, ठीक है। अब दोनों जो अलग अलग इससे कनेक्टेड है, मतलब ये जो इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है लेट से इतना, और ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है लेट से इतना, दोनों इलोंगेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिजिड बार है, ये बेंड हो नहीं सकता है, तो दोनों इलोंगेट नहीं होगा, दोनों इलोंगेट नहीं होगा, डेट मीन्स इधर से दोनों के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, लग रहा होगा तभी, क्योंकि इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा नहीं हो रहा, तो मतलब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, then A and B will be in A and B will be both be in compression, दोनों का दोनों में compression होगा, so answer will be B here, okay। आप यदि इसका थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना चाहते हो तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 10 एंड पार्ट 11 दो वीडियो बनाया हुआ थर्मल स्ट्रेस पे, पूरा अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप इसको देख लेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 10 एंड पार्ट 11 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 32। इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट बल्क मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू शियर मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो है शियर मॉडुलस के बराबर है बोल रहे हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू शियर मॉडुलस, ओके, शियर मॉडुलस। द पॉइजन रेशियो इज, तो पूछा पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होगा तब। अब इन तीनों में रिलेशनशिप अपने को पता होना चाहिए,
तो अपने को पता है म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2g। तो इस टाइप के जितने भी रिलेशन है आप डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो 52 मिनट पे पहुंच जाइए, आपको मिल जाएगा सारे के सारे रिलेशनशिप। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g। अब बोल रहा है k इक्वल टू जी के बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द फाउंड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू शियर मॉडुलस। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 to 8, so 1 by 8, so Poisson ratio equal to 0.125, 1 by 8 equal to 0.125, so answer will be C, sorry A, answer will be A here. Okay, very simple question. Let's see the next question number 32. Question number 32 देखते हैं क्या दिया हुआ है। A mild steel bar is in two parts having equal length। तो माइल्ड स्टील बार है, दो पार्ट है इक्वल लेंथ का। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट 1 इज डबल दैट ऑफ द पार्ट 2। तो एक ये हो गया, एक ये पार्ट है। ठीक है, इसका लेट से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ A1 जो है ट्वाइस ऑफ A2, डबल है पार्ट 2 का। इफ द बार कैरीज एन एक्सियल लोड P, ओके, ये देन द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इन द पार्ट 1 to that of part 2। A mild steel bar is in two parts having the equal length। okay, ठीक है, उसके बाद देन इसके क्या क्या, एक एक्सियल लोड लगा दिया, कितना P जो है एक्सियल लोड लगा दिया। देन द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो 1 एंड 2 में इलोंगेशन कितना होगा ये पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये डायग्राम जो है अपना बना हुआ है, इसको हमें करना क्या पड़ेगा, इसको ब्रेक करके एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बना लेते हैं। तो एफबीडी जब बनाओगे तो पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 का एफबीडी कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अपने पी लगा दिया। ठीक है, पी लग रहा था और समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे भी पी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। देन सिमिलर टू द पार्ट 2, पार्ट 2 में देखेंगे इस फेस पे जो एडजॉइनिंग फेस है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे भी P लगा दिया। नो इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दीज टू फेसेस, नो इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दीज टू फेसेस यू विल गेट द जीरो फोर्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पे भी P आ गया। तो अपने को पूछा गया डेल्टा 1 कितना होगा, डेल्टा 1 क्या लिखेंगे, P L, बोल रहा है दोनों का लेंथ सेम है, इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है। ठीक है, ये भी L है, ये भी L है, लेट से PL बाई AE, तो A1 E एंड डेल्टा 2 इक्वल टू PL बाई A2E, मटेरियल सेम है। ठीक है, तो E का वैल्यू सेम, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इक्वल टू, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, A2 बाई A1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ A1 इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ A1 जो है ट्वाइस ऑफ A2 है। ठीक है, दैट मीन्स A2 बाई A1 का वैल्यू कितना हो गया, A2 बाई A1 का वैल्यू हो गया आपका 1/2। A2 बाई A1 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो दैट मीन्स डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2। आंसर विल बी सी। तो सी आंसर जो है आपका करेक्ट होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये क्या है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। अ बार टेपर्स फ्रॉम ए डायमीटर ऑफ D1 टू D2। तो सपोज एक बार जो है टेपर हो गया डायमीटर फ्रॉम D1 टू D2, D1 यहाँ पे है, यहाँ पे D2 ले लिया मैंने। ओके, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज D और दिस इज 2D, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ओके, D1 टू D2 ओवर द लेंथ है L लेंथ है, एंड इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड, टेंसाइल फोर्स लगा P एंड P, इस पे टेंसाइल फोर्स लगा है। इफ द एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ट्रीटिंग इट एज ए बार ऑफ एवरेज डायमीटर। तो मैं इसको एवरेज डायमीटर का बार एज्यूम करूं
तो एवरेज डायमीटर का मतलब हो गया, मैंने इसका डायमीटर कितना एज्यूम कर लेंगे 2d प्लस डी, मतलब 1.5d। ठीक है, अब 1.5d जब एज्यूम करते हैं तो इसका जो इलोंगेशन आएगा एवरेज, तो क्या आएगा 4pl पाई ई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 1.5 का 1.5d का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2.25 डी स्क्वायर। ठीक है, 2.25 डी स्क्वायर। तो ये बोला कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ट्रीटिंग इट एज ए बार ऑफ एवरेज डायमीटर, द कैलकुलेटेड एक्सटेंशन विल बी मोर देन द एक्चुअल एक्सटेंशन। अपने को पता टैपर्ड बार का एक्चुअल जो इलोंगेशन होता है, एक्चुअल वो होता है 4pl पाई ई d1 इंटू डी टू, d1 डी है, d2 2d है, तो हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर। तो एवरेज जब आया तो नीचे में आया 2.25 और एक्चुअल जो है नीचे में है 2, तो इसका मतलब क्या है, जो एवरेज का वैल्यू है वो लेस देन है एक्चुअल से। ठीक है, क्वेश्चन में बोला द कैलकुलेटेड एक्सटेंशन विल बी मोर देन द एक्चुअल एक्सटेंशन, एक्चुअल एक्सटेंशन से कम है एवरेज, बट ये बोला मोर देन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं, द एक्चुअल एक्सटेंशन इन सच ए बार इज दिस 4pl पाई d1 d2 ई। सही है, ये बिल्कुल सही है, एक्चुअल एक्सटेंशन यही होता है 4pl पाई d1 d2। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन हो जाता है इसका डी। ठीक है, डी में क्या होता है, ए जो है असर्शन रॉन्ग होता है, रीजन ट्रू होता है, तो डी इज द आंसर। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर हाई इल्ड डिफॉर्म्ड बार हैव, हाई इल्ड डिफॉर्म बार जो होता है, हाई इल्ड डिफॉर्म बार दैट मीन्स जो भी HYSD भी इसको बोला जाता है, HYSD हाई इल्ड स्ट्रेंथ बार या हाई इल्ड डिफॉर्म बार, तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा मिलेगा आपको, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसमें कहीं भी इल्ड पॉइंट नहीं डिफाइन होता, तो यह जो हाई इल्ड स्ट्रेंथ बार होता है उसमें इल्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इल्ड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट मेथड यूज करते हैं, 0.2% स्ट्रेन से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इनिशियल पोर्शन के पैरेलल, तब यहाँ से हमें इल्ड स्ट्रेस निकलता है। तो यहाँ पे बोला हाई इल्ड डिफॉर्म बार के लिए कौन कौन सा सही है, डेफिनाइट इल्ड वैल्यू बिल्कुल गलत है। ठीक है, इल्ड वैल्यू तो डिफिनाइट नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द माइल्ड स्टील, देखते हैं परसेंटेज इलोंगेशन इज लेस देन ऑफ माइल्ड स्टील। ऑब्वियसली जो माइल्ड स्टील होता है उसका इलोंगेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील होता है, तो उसमें इलोंगेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HYSD। HYSD में फाइनल इलोंगेशन कम होगा। ठीक है, तो परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन द माइल्ड स्टील्स। ठीक है, ये सही है, माइल्ड स्टील से कम होता है, परसेंटेज इलोंगेशन इज लेस देन दैट ऑफ द माइल्ड स्टील, परसेंटेज इलोंगेशन इज मोर देन दैट ऑफ द, ये भी गलत है। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द माइल्ड स्टील, ये भी गलत है। तो मतलब जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट करके बता सकते हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 जो वीडियो होगा उसमें हम कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हो उसको जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो 1999 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं क्या। मैच द फॉलोइंग्स है, तो मैच द फॉलोइंग्स मैंने सॉल्व करने का टेक्निक बताया है। अपने को कोड पहले देखना, कोड, ठीक है, कोड पहले देखना फिर जाके क्वेश्चन देखना है। तो कोड पहले देख लेते हैं हम। कोड जब देख रहे हैं तो अपने को दिख रहा है जो ए का 3 और 4 हो सकता है, ए का 2 प्रोबेबिलिटी, या तो 3 होगा या 4 होगा, तो हम चेक करेंगे। इन इलास्टिक मटेरियल, अब इन इलास्टिक मटेरियल मैं जो है आपको इलास्टिक मटेरियल के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर आप जब लोड लगा दें, यदि लोड लगाएं तो इलोंगेट हुआ और इस लोड को हटा दे तो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं 3 और 4। स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग, बिल्कुल सही, रिकवर हो जाता तो इलास्टिक होता, नॉट रिकवर्ड मतलब ए का 3 जो है सही है।
ए का 3 सही है, तो अब जो है ऑप्शन ए एंड बी में से कोई एक होगा, ठीक है, ए का 3, बी का 4 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, तो बी अपने को चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अब सी पे आ जाते हैं। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल जो होता है, डक्टाइल मटेरियल नो प्लास्टिक जोन, फिर और क्या हो सकता, 2 लार्ज प्लास्टिक जोन। तो डक्टाइल मटेरियल में जो है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जोन होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है। सो आंसर विल बी हियर, सी का क्या हो जाएगा, लार्ज प्लास्टिक जोन, सी का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा या इसका ए। बाकी सब आपको चेक भी नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना सॉल्व कीजिए, अपने आप क्वेश्चन टाइम बचेगा, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है, ये भी कोड बेस्ड है, कोड बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं कोड देख लेते हैं अपन। ए का 2 and 1 हो सकता है, ए का क्या सब हो सकता है, 2 and 1, याद रखना है अभी। मतलब ए का जो है, ए का 2 या फिर 1 हो सकता है। तो 2 पहले देख लेते। फैटिग, एक है, क्या है, फैटिग लिखा हुआ है। फैटिग क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग के कारण होता है। दिस इज द साइक्लिक लोडिंग, जब लगाते हैं तो एक टाइम के बाद वो फेल हो जाता है, दैट इज द फैटिग। तो यहाँ पे देखिए 2 and 1 में से हमें देखना, मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विद द टाइम अंडर द सस्टेन लोडिंग। सस्टेन लोडिंग तो है नहीं, यहाँ पे साइक्लिक लोडिंग होता है फैटिग से रिलेटेड, ये नहीं हो सकता है। तो मतलब इसका हो गया ए का 2 होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक होना था। डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नथिंग बट द साइक्लिक लोडिंग, ठीक है, हो गया। चलिए क्रिप पे चलते हैं। अब ए का 2 हो गया, तो आप डायरेक्ट फिर से कोड में चलते हैं। कोड क्या है, कोड में अब बोला बी का 1 होगा ही होगा, ए का 2 हो गया तो बी का 1 होगा ही होगा। समझ पा रहे चीजों को, ए का 2 हो गया तो बी का 1 होगा। सी का देखना अपने को 4 होगा या 3 होगा, तो सी का देख लेते हैं अपन, सी का देख लेते हैं 4 होगा या 3 होगा। नाउ सी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ऑफ ए मैग्नीट्यूड बिलो द लेवल। ये तो हो गया आपका इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, आप यदि उसमें स्ट्रेस, कोई भी मटेरियल में स्ट्रेस एक सर्टेन वैल्यू से कम लगाए, उस वैल्यू को बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, तो उसमें कितना भी साइकिल ऑफ लोड दे वो फेल नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिसिटी देखते हैं क्या, मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्ट्रेस। तो प्लास्टिसिटी जो है, मैं बताया था जो प्लास्टिसिटी होता है, प्लास्टिसिटी वो नेचर क्या होता है, जैसे ये वाला पोर्शन था मटेरियल का, इसको हम बोल देते हैं प्लास्टिक जोन। मतलब इसमें स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा, ओनली स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा, वही चीजें बोला है। मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। तो सी का क्या हो गया 4, सी का 4, ए का 2, सी का 4, ठीक है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं अभी कोड पे। अब कोड पे जब देखते हैं, कोड देख लेते हैं, ए का 2, सी का 4, आंसर विल बी ए हियर, ओके। तो अपने को जितने ऑप्शन है सारे के सारे देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको बस कोड पे जाइए, जो रिक्वायर्ड है देखिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी जो इससे पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी मैं सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में दिया हुआ है अ राउंड बार मेड अप ऑफ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो एक सर्कुलर बार है जो मटेरियल से बना हुआ, उसमें 3 पार्ट है, ईच पार्ट ऑफ 100 मिलीमीटर। तो 3 पार्ट है, तीनों का जो है डायमीटर कितना 100 मिलीमीटर है, ठीक है। लेंथ हैविंग द डायमीटर 40, लेंथ है 100 मिलीमीटर एंड डायमीटर है 40 mm, 50 mm, 60 mm रिस्पेक्टिवली। तो एक बार बना लिया, ठीक है। ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक ये हो गया, दूसरा जो है आपका 50 mm का डाया है,
तीसरा जो है आपका 60 mm का डाया है। तो मटेरियल जो है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो तीनों पार्ट अपन बना लिया। तीनों ये जो 40 mm डाया, 50 mm डाया, 60 mm डाया है। तीनों का लेंथ सेम है। तीनों का लेंथ कितना, 100 mm लेंथ है तीनों का। ईच ऑफ लेंथ 100 mm। सो ये भी 100 है, ये भी 100 mm है, और ये भी आपको 100 mm है। ओके, बोल रहा है इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड 10 किलोन्यूटन। इस पे जो एक्सियल लोड कितना लग रहा है, 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। 10 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन दोनों साइड से आप लगा दो। ओके, द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार वुड बी। अब टोटल इलोंगेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से कट करके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों को कट कर लेना है। तीनों का एफबीडी बना लेना है। अब अपने को पता है जो इस टाइप का इतने सारे क्वेश्चन कर लिया अभी तो समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे 10 लग रहा है तो यहाँ पे 10 लगेगा। पार्ट 1, पार्ट टू में देखते हैं। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा। पार्ट 3 अगेन इसमें भी सेम 10 आएगा, 10 10। तो नेट इलोंगेशन जब भी निकालना, नेट इलोंगेशन, तो PL बाई AE P1 L1 बाई A1 E1 प्लस P2 L2 बाई A2 E2 प्लस P3 L3 बाई A3 E3, P3 L3 बाई A3 E3। ओके, यहाँ पे P कॉमन ही है। P जो है 10 किलोन्यूटन वो सब में कॉमन है, तो इसको जो है कॉमन लेके अलग ही कर देते हैं 10। और L जो है सबका कॉमन है 100, L 100, और E जो है सबका सेम है, कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, एरिया 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A3। ओके, सो 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई E, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई E, A1 इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 40 का होल स्क्वायर। सो 1 that means 4 upon pi 40 whole square, 4 upon pi 50 whole square, 4 upon pi 60 whole square। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा। और यहाँ से 10, यहाँ पे 10 4 इंटू 10 है, 5 इंटू 10 है, तो 100 कॉमन हो सकता है। 100 कॉमन ले लेंगे तो 100, और नीचे 100 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 40 बाय, यहाँ से 40 बाय पाई इंटू ई। ठीक है, 1 बाय 16, 1 बाय 25 एंड 1 बाय 36। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट होगा कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपका जो भी डाउट होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल स्ट्रेस Px, टेंसाइल स्ट्रेस Px लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस Py। तो इसका पैरेलली डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो एक 3D बॉडी बना लिया मैंने, 3D बॉडी बना लिया। इस पे जो है एक्स के डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस Px लग रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस कितना लग रहा है, Px। ओके, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस Py, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, एंड टेंसाइल स्ट्रेस Pz। ओके, रिस्पेक्टिवली। देन द रिजल्टेंट स्ट्रेन इन द Ex, एक्स के डायरेक्शन में पूछा आपसे रिजल्टेंट स्ट्रेन एक्स में कितना होगा। स्ट्रेन अपने को पता है, जनरल फॉर्मूला से हमें पता है, जो ये होता है सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो है, ये फॉर्मूला जो टेंशन के लिए, यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सब टेंशन होगा तब ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे कुछ टेंशन में है कुछ कंप्रेशन में है, तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, देखते हैं। सिग्मा एक्स ये टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन है Px बाई। अब म्यू सिग्मा वाई टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन,
तो निगेटिव लेना पड़ेगा अपने को पी वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिग्मा जेड टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन में है तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए क्या होगा, 1/e पी एक्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पी वाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ पी जेड। सो आंसर ऑप्शन ए विल इज द करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। अ सिलिंड्रिकल बार ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर, 20 मिलीमीटर डायमीटर है, 1 मीटर लेंथ है। ठीक है, डायमीटर कितना आपका 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर डाया है एंड 1 मीटर लेंथ है, दैट मीन्स 1000 मिलीमीटर इसका लेंथ है। ओके, नाउ इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द लैटरल स्ट्रेन, बोला है जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज 4 टाइम्स ऑफ लैटरल स्ट्रेन। ओके, 4 टाइम्स दैट ऑफ द लैटरल स्ट्रेन। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दिया हुआ 2 × 10⁵ दिया हुआ है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, देन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी पूछ रहा है अपने से। अब ई एंड जी में क्या रिलेशनशिप होता है, ई इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ठीक है, अब जी निकालना तो अपने को म्यू चाहिए। म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो 1/4 आ गया, दैट मीन्स 0.25। फाइन, अब जी निकालना यहां से, तो जी इक्वल टू E/2 इंटू E/2, ठीक है, इंटू 1 + म्यू। 1 + म्यू मतलब म्यू का वैल्यू 0.25, तो दैट मीन्स 1.25। ठीक है, ई का वैल्यू दिया हुआ अपने को 2 × 10⁵, 2 × 1.25। फाइन, तो यहां से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 कैंसल आउट हो गया, तो 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.25। ओके, तो यहां से सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर जो है 0.8 इंटू, ये सॉल्व करके आप देख सकते हैं, सॉल्व करके आप देख सकते हैं इजिली आंसर जो आ जाएगा आपका 0.8 इंटू 10⁵ आ जाएगा। ओके, 0.8 इंटू 10⁵ आप कर लेना। ठीक है, टाइम लंबा हो जाता वीडियो, कुछ चीज़ें आप कर लेना। 0.8 इंटू 10⁵ आंसर आ जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा उसको देखते हैं। फाइन, सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 41। ये जो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है आपका। फाइन, तो देखते हैं असर्शन सही है या गलत है। इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन, ट्रू स्ट्रेस इन ए स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। तो एक तो अपने को फॉर्मूला भी पता है, जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो सिग्मा नोट टाइम्स 1 + ये होता है टेंसाइल में, जब टेंसाइल लोड लग रहा है तो इन टेंशन सिग्मा नोट टाइम्स 1 + नॉर्मल स्ट्रेन, ट्रू नॉर्मल स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन। ओके, तो ट्रू स्ट्रेन जो है नॉमिनल स्ट्रेन से ज्यादा है, नॉमिनल स्ट्रेन से ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे पूछा इन द टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन ट्रू स्ट्रेस इन ए स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे हम देखेंगे। ट्रू स्ट्रेस जो होता है, सॉरी ये स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस जो होता है वो होता है लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया। और नॉमिनल स्ट्रेस जो होता है, नॉमिनल स्ट्रेस वो होता है लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। ठीक है, अब लोड सेम ही रहता है, इंस्टेंटेनियस एरिया जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, और ये कांस्टेंट है। ओरिजिनल एरिया तो कांस्टेंट है, और इंस्टेंटेनियस एरिया जब आप टेंसाइल लोड लगाओगे, बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड लगाओगे, टेंसाइल लोड, तो उसका एरिया क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसके ऊपर मैं टेंसाइल लोड लगाऊं तो ये पतला होता चला जाएगा, पतला थिन होता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा होगा नॉमिनल स्ट्रेस से। तो स्टेटमेंट 1 इज असर्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द रीजन, ग्रिप ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जब हम इसको टेस्टिंग करते हैं मटेरियल को, तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसको ग्रिप कर देते हैं। तो जहाँ पे ग्रिप किया जाता है वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ग्रिप ऑफ ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इंट्रोड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, सही है, दोनों सही है। बट
इससे ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ये चीज़ें अलग बोल रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही है, ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो ऑलरेडी जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है पार्ट 1 वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्वेश्चन वही यही सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन 22 जो है यही सेम क्वेश्चन था, ओके। तो वहाँ पे भी कवर कर चुका है, बट यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ। अ माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड फेल्स अलोंग द सरफेस एट 45 डिग्री। सही है, जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील वो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो वीक होता है शियर में, वीक इन शियर। और जब माइल्ड स्टील पे जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड लगाते हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है 45 डिग्री पे डेवलप होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना पे डेवलप होगा, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इसलिए वो 45 डिग्री से फेल होगा, 45 डिग्री टू द इट्स एक्सेस, फाइन। चलिए, माइल्ड स्टील इज ए वीकर इन शियर देन इन टेंशन, सही बात है, वीकर होता है शियर में, माइल्ड स्टील जो है आपका वीकर इन शियर होता है देन इन टेंशन, ओके। एंड द प्लेस ऑफ मैक्सिमम शियर इज एट 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम शियर होता है, तो इसलिए वहां से फेल होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। इसको डिटेल में मैं क्वेश्चन नंबर 22 में भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में इसको देखना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही मैच द फॉलोइंग्स है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करते क्या, कोड पे देखते हैं कोड। तो ए का 2 हो सकता है, ए का जो है क्या क्या पॉसिबल है, 2 एंड 1, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से कोड से अब देखते हैं इनमें से सही है क्या, ए का होगा क्या एक्चुअल में। तो टीनासिटी, टीनासिटी क्या होता है, इससे पहले भी हम देखे हैं, कोई भी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, कोई भी मटेरियल कितना टेंसाइल लोड कैरी कर सकता है उसको टेनासिटी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, तो ए का 2 सही है, तो ए का 2 सही है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई होगा आंसर, ठीक है। तो बी का 1, बी को चेक करने का जरूरत नहीं है, बी का 1 ऑलरेडी हो गया। तो सी चलते, सी का 4 एंड 3 हो सकता है, सी डक्टिलिटी, एक्सटेंशन इन ए डायरेक्शन विदाउट रप्चर, एबिलिटी ऑफ ए ड्रॉन आउट बाय द टेंशन, डक्टिलिटी किससे रिलेटेड होता है, टेंशन से, आप एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट बाय टेंशन टू ए स्मॉल सेक्शन विदाउट रप्चर, तो एक सेक्शन को हम यदि इलोंगेट करते जाए, टेंसल फोर्स लगाए हैं तो ये इलोंगेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा स्मॉल सेक्शन बिना कोई फेल हुए, तो उसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो बी, सी का 4, सी का 4, तो डी का अपने आप 3 हो जाएगा, ओके। तो आंसर जो है इसका ए होगा। बट मेलिएबिलिटी भी देख लेते हैं, मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी होता है, सपोज आप कोई भी एक छोटा सा मटेरियल ले लिया, ये सपोज स्टील का या एल्युमिनियम का बना हुआ है, एल्युमिनियम का। अब क्या क्या इसके ऊपर आपने हैमरिंग किया, इसके ऊपर हैमरिंग कर करके इसका जो है एक्सटेंड कर दिया और एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये बड़ा सा सीट बन गया। तो जो मटेरियल इजिली वे में विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस हैमरिंग और कंप्रेसिव फोर्स ये एक्सटेंड हो सकता है, द मटेरियल व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सीट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सीट विद द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग और कंप्रेसिव फोर्स। तो वही चीज है एक्सटेंशन इन ए डायरेक्शन विदाउट रप्चर, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्टील बार ऑफ 300 मिलीमीटर लॉन्ग, बोला जो एक स्टील बार है जो कि 300 मिलीमीटर लॉन्ग है, 24 मिलीमीटर डाया, इज टर्न्ड ऑन टू 18 मिलीमीटर डायमीटर फॉर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। इट इज हीटेड 30 डिग्री सेल्सियस अबव द रूम टेम्परेचर, ठीक है।
क्लैम्प्ड एट बोथ, इन दोनों एंड से क्लैम्प किया हुआ, देन अलाउड टू कूल रूम टेम्परेचर। तो पूछा है आपसे द डिस्टेंस बिटवीन द क्लैम्प इज अनचेंज, द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप, फाइन। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अलग से इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टील बार 300 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो डायग्राम बनाते चलते हैं। एंड 24 mm डायमीटर है, 300 मिलीमीटर लॉन्ग है एंड 24 मिलीमीटर डाया है। सो दिस इज, लेट अस से दिस इज 24 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर का डाया है इसका, ओके। इज टर्न ऑन टू 18 मिलीमीटर डायमीटर फॉर 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो टोटल जो इसका लेंथ था उसका 1/3 में जो है हम 18 मिलीमीटर डाया बना दिया उसको। 1/3 ऑफ लेंथ जो है वो 18 मिलीमीटर डाया का हो गया है, मतलब ये कितना डाया है 18 मिलीमीटर। टोटल लेंथ कितना था 300 लेंथ था आपका, तो 1/3 जो है 18 मिलीमीटर हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 100 एंड ये हो गया आपको 200, देन 200 मिलीमीटर, ओके। नाउ अब बोला ये इसमें 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कितना 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो पूछ रहा जो इसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा आपने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलोंगेट कितना होने का ट्राई करेगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। एल का वैल्यू है 300, अल्फा का वैल्यू आपको 12.5 इंटू 10⁻⁻6 एंड डेल्टा टी है 30। तो इतना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों साइड से क्लैम्प किया हुआ, दैट मीन्स फिक्स किया हुआ, इसका सपोर्ट चेंज नहीं हो सकता। अब दोनों साइड से क्लैम्प किया हुआ, दैट मीन्स ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा बट इलोंगेट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे दोनों साइड से फोर्स लग रहा होगा, रिएक्शंस लग रहा होगा। लेट अस से पी एंड पी, दोनों साइड से रिएक्शन लग रहा होगा पी एंड पी। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये एक बार 1 है, बार 2 है। बार 1 में कितना लग रहा है, पी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है बार 1 में, एंड बार 2 में कितना लग रहा है, बार 1 लिया, इस पे यहाँ पे पी लग रहा था, पी लग रहा था, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया तो यहाँ पे भी मैंने पी लगा दिया। फिर यहाँ पे जो ज्वाइन किया वो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, तो मैं यहाँ पे अपोजिट में पी लगाया, जिससे कि इन दोनों को ज्वाइन करे तो नेट 0 होगा, 2 हो गया। तो नेट इलोंगेशन बिकॉज ऑफ दिस पी, नेट कंप्रेशन कितना होगा, नेट कंप्रेशन, तो ये कंप्रेस किया कुछ अमाउंट पी एल बाई ए ई, एल बाई ए ई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी जो है आपका 24 है इसका, इंटू ई, प्लस ये वाला पार्ट 2 पी इंटू इसका जो लेंथ है आपका 100, पी एल बाई ए ई पाई बाई 4 इंटू डाया है 18 मिलीमीटर, 18 का होल स्क्वायर इंटू ई। दिस इज द नेट कंप्रेशन, दैट मीन्स डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है। अब जो जितना ये नेट कंप्रेस कर रहा है, ये नेट कंप्रेस कितना कर रहा होगा, ये सब पी नेट कंप्रेशन कितना कर रहा होगा, जितना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 300 इंटू 12.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 30। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ई का वैल्यू दिया हुआ तो आपको पी का वैल्यू पता चल जाएगा, पी का वैल्यू, एंड वो पी का जो वैल्यू है आपका कैलकुलेट कर लो आप कैलकुलेटर में, तो वो आ जाता है 26943.77 न्यूटन। तो ये आपको पी का वैल्यू आ गया, ये रिएक्शन कितना लग रहा है पी का वैल्यू। अब पूछा मैक्सिमम स्ट्रेस, तो यहाँ का एरिया जो है और यहाँ का एरिया, तो हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड तो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी लोड जो है, यहाँ पे भी लोड वही है, बट यहाँ का एरिया जो है A2 ये कम है, तो स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो A2 से डिवाइड करिए आप, तो ये हो गया 26943.77 डिवाइडेड बाय A2 एरिया,
A2 एरिया कितना है, पाई बाय 4 इंटू 18 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज नियर टू जो है 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी डी हियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप डिटेल में इसको बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर के लेके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन इससे पहले भी डिस्कस हो चुका, पार्ट 1 में पहले भी पूछा जा चुका इस टाइप का क्वेश्चन, तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन के बारे में जो है पूरा सारे जितने भी एंगल हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 जो वीडियो है उसमें 47 मिनट पे पहुंच जाइए डायरेक्टली, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 वीडियो में 47 मिनट पे पहुंच जाइए, आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आप देख ले पहले 10 मिनट लगा के, फिर ये क्वेश्चन पे आके मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप पहले देख ले उसको पॉज करके, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है एक रिजिड बार है ABC, ठीक है, डी। तो ये एक रिजिड बार है अपना, रिजिड बार। रिजिड बार का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ये कभी भी बेंड नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा ही का वैसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट दो स्प्रिंग से सपोर्ट है K1 एंड K2, ठीक है, सोन इन द फिगर द K2 बाई K1 का वैल्यू दिया हुआ है, K2 बाई K1 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, ठीक है। K2 बाई K1 का वैल्यू दिया हुआ 2। अब यहाँ पे लोड लगा, जब यहाँ पे लोड लगेगा तो ये जो है बार ऐसे जाएगा स्ट्रेट, क्योंकि रिजिड बार है, ये बेंड नहीं होगा, ये ऐसे ही स्ट्रेट जाएगा, लीनियर रहेगा, नो बेंडिंग, ओके। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलोंगेशन हुआ होगा डेल्टा 1, यहाँ पे एक इलोंगेशन हुआ होगा डेल्टा 2, स्प्रिंग 2 में भी हुआ होगा, स्प्रिंग 1 में डेल्टा 1 हुआ होगा, स्प्रिंग 2 में डेल्टा 2 हुआ होगा। मैं यदि सिमिलर ट्राइंगल लगा के इसको सॉल्व करके निकाल दूं, दिस इज डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2, ठीक है, ये एंगल है थीटा, दिस टोटल डिस्टेंस इज 2 + 1 3 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो डेल्टा 1/3 दैट इज इक्वल टू डेल्टा 2/2, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इक्वल टू 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब पूछा है इसमें से द रेशियो ऑफ फोर्स इन द स्प्रिंग C एंड स्प्रिंग B। तो स्प्रिंग ये 1 एंड स्प्रिंग 2 में जो फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि स्प्रिंग 1 क्या है, वो इलोंगेट हुआ होगा इतना, स्प्रिंग 2 कितना इलोंगेट हुआ होगा, इतना इलोंगेट हुआ होगा। तो स्प्रिंग 1 में जो है, स्प्रिंग 1 में कुछ फोर्स लगा होगा, लेट अस से F1, एंड स्प्रिंग 2 में भी कुछ फोर्स लगा होगा, लेट अस से दैट इज F2। अपने को पता है स्प्रिंग इक्वेशन से F1 दैट मीन इक्वल टू K1 इंटू डेल्टा 1, F2 इक्वल टू K2 इंटू डेल्टा 2। तो दोनों का रेशियो ले पूछ रहा है अपने से, क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन स्प्रिंग C टू द B, C टू B दैट मीन्स F1 बाई F2 का वैल्यू पूछ रहा है, F1 बाई F2 क्या हो जाएगा, K1 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई K2 इंटू डेल्टा 2। अब देखिए K2 बाई K1 का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स K1 और K2 का वैल्यू 2 इंटू डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 का वैल्यू 3/2, दैट मीन्स 3/4 इज द रेशियो। सो आंसर विल बी ए हियर, ठीक है। आप डिटेल में इसका और भी डिटेल में आप इस वीडियो पे पहुंच जाइए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 पे आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड सच दैट नॉर्मल स्ट्रेन इन द एक्सियल डायरेक्शन इज 1.25 मिलीमीटर पर मीटर। तो EX का वैल्यू अपने को दिया हुआ 1.25 मिलीमीटर पर मीटर। तो एक तो एक्सियल स्ट्रेन को जो है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, 1.25 मिलीमीटर पर 1000 मिलीमीटर, दैट मीन्स क्या हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 1000, दिस द स्ट्रेन इन द x डायरेक्शन, ओके। इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार इज 0.3, पॉइजन रेशियो अपने को दिया हुआ 0.3,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है अपने से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वो होता है क्या, EX प्लस EY प्लस EZ। ठीक है, अपने को EX पता चल गया है, तो EY क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ EX। EZ क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ, समझ पा रहे चीजों को, EX। ठीक है, क्योंकि EZ EY जो है लैटरल हो गया कर, इफ EX इज द लॉन्गिट्यूडनल देन ये सारे क्या है, लैटरल है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, क्वेश्चन में ये एक बार है, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन में, इसके ऊपर जो है एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक्स के डायरेक्शन में, आप एज्यूम कर सकते हैं। तो एक्स के डायरेक्शन में अपने को स्ट्रेन मिल गया, फाइन। अब वाई के डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, तो म्यू टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तीनों का समेशन कर दीजिए, तो आपको जो आंसर है तीनों को समेशन कर दीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए। तो एक तो हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस दिस एंड दिस, तो डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ, 0.3 इंटू 1.25 बाय 1000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इजी सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर जो यहाँ से आएगा आपका, आंसर जो यहाँ से आएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक देख लिया था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 47। 47 अगेन द मैच द फॉलोइंग्स है। तो पहले अपन क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में डायरेक्ट कोड पे जाते हैं, कोड। तो कोड में दिया हुआ ए का क्या सब हो सकता है, 3 and 2। तो ए का जो है 2 प्रोबेबिलिटी है, क्या सब, 3 and 2। तो अपने को चेक करना ए का एक्चुअल में क्या होगा। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस जो हुक्स लॉ से डिफाइन था, हुक्स लॉ से आता था, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। और हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड था, हुक्स लॉ वैलिड था विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, और यू कैन से इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो देखते हैं, हमें 3 and 2 देखना था ओनली, तो 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ, स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही। सो दिस इज द करेक्ट। सो ए का 2, तो ए का 2 दैट मीन्स सब ए में ए का 2 ये दोनों ऑप्शन में है, बी एंड सी। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बी का पता चल जाए हो जाएगा। बी क्या है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही। सो 1, सो 2 का 1, फाइन। तो आंसर इज बी। ओके, अब बाकी सब आप देख सकते हैं, हो जाएगा आपका। बल्क मॉडुलस बता चुका है, रिजिडिटी मॉडुलस बता चुके हैं, जी ये जी है, ये के है, आपको मैच हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन को मैं अलग से लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे सॉल्व करना, जहाँ पे कॉन्सेप्ट का अच्छे से डिटेल में आपको जानना होगा, वहाँ पे मैं अलग से लेके उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, स्क्वायर प्लेट ए इंटू ए, और प्लेट है, प्लेट ए है, ए है। अब जब भी प्लेट लिखा हुआ है, प्लेट का मतलब होता है नेग्लिजिबल थिकनेस, नेग्लिजिबल थिकनेस होता है इसका मीनिंग। दैट मीन्स उसको ओनली 2 डायमेंशनल कंसीडर करना है, 3D नहीं कंसीडर करना है। ओके, तो स्क्वायर प्लेट हो गया तो मैं 2D बॉडी बना दिया, उसका 3D नहीं बनाया हूँ क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है। 3 एजेस इज रिजिडली हेल्ड एट 3 एजेस, मतलब ये बोला है जो 3 एज से ये फिक्स किया हुआ है। ये प्लेट जो है इधर से भी फिक्स है, लेटस से इधर से भी फिक्स है, इधर से भी फिक्स है, 3 एज से फिक्स किया हुआ है। ओके, फ्री टू मूव अलोंग द 4th एज, बोला इस इधर इस डायरेक्शन में ये फ्री टू मूव है, मतलब इधर ये मूव हो सकता है, इधर ये मूव हो सकता है। ओके, इफ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज राइज्ड बाय द T डिग्री सेल्सियस, बोला है डेल्टा T जो है इंक्रीज हुआ, कितना, T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है देन द फ्री एक्सपेंशन एट द 4th एज, तो इधर टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, ये पूछा आपने से, इधर टोटल एक्सपेंशन कितना होगा। नाउ अब देखिए, ये जो प्लेट था जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एक तो इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज होने का टेंडेंसी होगा उसका, इधर भी इंक्रीज होने का ट्राई करेगा, कितना, वही L अल्फा डेल्टा T।
बट इधर इंक्रीज नहीं हो पा रहा, पूरा का पूरा रजिस्ट है, तो यहाँ से एक स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेन इस डायरेक्शन में जितना वो इंक्रीज होने का ट्राई कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो पूरा का पूरा रजिस्टेड है। तो स्ट्रेन रजिस्टेड है पूरा का पूरा, तो स्ट्रेस कितना डेवलप हो गया, सिग्मा, ठीक है, इस डायरेक्शन से। तो उस सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा टी इंटू ई। तो इन दोनों डायरेक्शन से एक स्ट्रेस लग रहा है अल्फा टी इंटू ई, बिकॉज इन डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन होने का ट्राई कर रहा है वो स्ट्रेन पूरा का पूरा रजिस्टेड है। तो स्ट्रेन जब भी रजिस्टेड होगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, अल्फा इंटू टी इंटू ई। ओके, कंप्रेस कर रहा है इन दोनों डायरेक्शन से। फाइन, अब चलते हैं हम इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी इलोंगेट होने का टेंडेंसी कितना था, एल अल्फा टी, ठीक है। तो एल अल्फा टी तो था, एल अल्फा टी। उसके साथ साथ जो इन दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस इस डायरेक्शन में और थोड़ा इलोंगेट होगा। ये समझ पा रहे चीजों को। तो ये और कितना इलोंगेट होगा, तो प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, इस डायरेक्शन में जितना ये कंप्रेस कर रहा उतना इधर इलोंगेट हो जाएगा, सिग्मा एल बाय ई, पी एल बाय ई, ठीक है। सो एल अल्फा टी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, सिग्मा का वैल्यू आपको दिया हुआ अल्फा टी एल बाई ई, तो ये हो जाएगा एल अल्फा टी 1 प्लस म्यू, एल का वैल्यू आपको ए दिया हुआ तो ए अल्फा टी 1 प्लस म्यू। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो आंसर विल बी बी हियर। ओके, आंसर विल बी बी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पे एडिशन क्यों किया, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर के कारण तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ पॉइजन इफेक्ट भी होगा। इन दोनों डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, इतना से कंप्रेस हो रहा है ये दोनों डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में जब कंप्रेस होगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट, पॉइजन इफेक्ट क्या होगा, इलोंगेट होगा। तो हमने एडिशन किया, तो ये पहले मैं निकाला इन डायरेक्शन में कंप्रेशन कितना हो रहा है, तो सिग्मा एल बाई ई, तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइजन इफेक्ट, तो इस डायरेक्शन में अपने को इलोंगेशन पता चल गया, ऐड किया तो ये नेट अपने को इलोंगेशन पता चला। तो आंसर विल बी हियर। ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए और 2 क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन तक चलते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख सकते हैं, द लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इज। तो इनके सब लीनियर इलास्टिक मटेरियल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितना जरूरत पड़ता है, 2। ये मैं पूरा डिटेल में, स्टैंड ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 जो वीडियो है उसका 25 मिनट पे पहुंच जाइए, आपको पता चल जाएगा लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए कितना जरूरत होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक के लिए कितना जरूरत होता है, ठीक है, उस सब के लिए पता चल जाए। एनआइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितना जरूरत होता है, ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितना होता है, सारा वहाँ पे लिखा हुआ, आपको यहाँ पे पहुँच जाइए इस वीडियो के स्टैंड ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 वीडियो जो होगा 25 मिनट पे आपको पता चल जाएगा। तो लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होता है उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितना जरूरत है, 2 जरूरत पड़ता है अपने को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। तो क्रीप क्या है, क्रीप जो है टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में, क्रीप के बारे में आपको जब डिटेल में जानना है तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 जो वीडियो होगा उसका 9 मिनट 20 सेकेंड पे पहुंच जाइए, 9 मिनट 20 सेकेंड पार्ट 6 वीडियो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो क्रीप के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्रीप इज नथिंग बट द प्लास्टिक स्ट्रेन विद द टाइम एट अ कांस्टेंट लोड, ठीक है। सो आंसर विल बी ए। क्रीप इज क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिक स्ट्रेन जो कि रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक स्ट्रेन विद द टाइम एट अ कांस्टेंट लोड। ओके, सो दिस इज द क्रीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 भी देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं क्या है। ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ और सारे पॉइंट मार्क किया हुआ, पूछा कौन सा पॉइंट क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 जो वीडियो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड है, आप पहले देख ले, फिर इसको आके करें, बहुत ही इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो पहला पार्ट होता है ये 4, जहाँ तक लीनियर होता है ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद जो 3 दिख रहा है ये होता है इलास्टिक, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे यील्ड पॉइंट, ठीक है। और 2 जो है ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और 1 है आपका रप्चर पॉइंट, ठीक है। तो 4 का बी और 4 बी का 4 और ए का आपका 3, ए का 3, बी का 4
सी का 1, डी का 2। सो आंसर ए इज अ करेक्ट। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो पार्ट 3 में जो है रिमेनिंग क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका जो है जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर किया जाएगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब लाइक वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जितना जितना फ्रेंड हो सकता है सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि ये ज़्यादा स्टूडेंट या ज़्यादा जो है पढ़ने वाले के पास रीच किया जा सके। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।